हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज आपकी पहली मैराथन क्लास है फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी बिकॉज 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है M2R5 मॉड्यूल कोड का। उसके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 MCQs ऑफ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इसके साथ साथ जो आपका जनवरी 2021 में आया हुआ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रह गया था उसे भी डिस्कस करेंगे इसी वाली क्लास में। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने में। और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे डालने की कोशिश करी है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस मैराथन क्लास के साथ साथ आपको एक चीज़ और हेल्प करेगी और वो है आपके गेस्ट पेपर्स। गेस्ट पेपर्स में आपको एकदम एग्ज़ाम पैटर्न में जैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 60 मार्क्स, जिसमें आपके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और आपके ट्रू फॉल्स सब कुछ इंक्लूड होगा। 200 रुपीज़ में 8 गेस्ट पेपर्स, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर्स अवेलेबल होंगे विद आंसर की, और हर मॉड्यूल के 2 पेपर अवेलेबल होंगे। ये नंबर है, इस पर बात करके आप अपने गेस्ट पेपर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की मैराथन क्लास को। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ करेक्ट विद रिगार्ड टू HTML। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो HTML के लिए एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज़ अ मॉडलिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ DTP लैंग्वेज। DTP का मतलब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, DTP के फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ अ पार्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स, या फिर इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इन सारे ऑप्शंस में से सबसे करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर ई, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है? बेसिकली क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी वेब पेज के लिए स्क्रिप्ट लिख सकें, है ना। तो हम क्या करते हैं, HTML बॉडी हेड लिखते हैं ना, उसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं जो हमारे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, हमारे वेब पेज पे जो आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए इन सब में से करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपसे फॉल्स पूछा है या फिर आपसे करेक्ट पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ही बच्चे गलत पढ़ लेते हैं और आंसर गलत लगा के आते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट इवेंट हैंडलर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़े होंगे इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, तो इवेंट हैंडलर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? दे कैन बी इंक्लूडेड विद इनपुट टैग्स। क्या आप उन्हें इनपुट टैग्स के साथ इंक्लूड कर सकते हो? दे कैन बी एसोसिएटेड विद एंड ऑफ प्रोसेसिंग फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन। दे कैन बी इंक्लूडेड विद द फॉर्म टैग। दे आर जनरली यूज टू कॉल फंक्शंस व्हेन ट्रिगर्ड, एंड दे कैन बी यूज टू ट्रिगर सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनपुट टैग में इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म टैग के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। और इनको जनरली क्या किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको जैसे ही इसे ट्रिगर करेंगे तो ये एक फंक्शन को कॉल कर देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इवेंट होना, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और लास्ट क्या है कि ये आपके सर्वर साइड स्क्रिप्ट को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, तो ये भी ठीक है। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, दे कैन बी एसोसिएटेड विद एंड ऑफ द फाइल प्रोसेसिंग फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन। इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है, डेटाबेस एप्लीकेशन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। Next is question number 3. When trying to access a URL, the following message is displayed on the browser. Server error 403. मान लो आप कोई वेब पेज एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर वो एक्सेस
ना होकर वहाँ पे लिखा आ रहा है सर्वर एरर 403। तो इसका मतलब क्या है, ये एरर क्यों आती है, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस मैसेज का मतलब क्या है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द मैसेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, द रिक्वेस्टेड HTML फाइल इज़ नॉट अवेलेबल। जो आपने फाइल रिक्वेस्ट करी है वो अवेलेबल नहीं है। द URL रेफर्स टू अ CGI स्क्रिप्ट एंड द हेडर ऑफ द स्क्रिप्ट डज नॉट इंडिकेट वेयर द इंटरप्रेटर इज़ लोकेटेड। इंटरप्रेटर कहाँ है ये पता नहीं लग पा रहा है। द पाथ टू द इंटरप्रेटर ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल इज़ इनवैलिड है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द स्क्रिप्ट इज़ नॉट अ वैलिड HTTP हेडर, या फिर द रिक्वेस्टेड HTML फाइल और CGI स्क्रिप्ट हैज़ इनसफिशिएंट परमिशन। तो यहाँ पे जो एरर 403 है वो जब आती है जब आपके पास क्या हो, इनसफिशिएंट परमिशन, मतलब आप उस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हो, वहाँ पर परमिशन डिनाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए एक फुल फॉर्म है CGI। CGI की फुल फॉर्म मैंने पहले बताई हुई है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इंटरफेस होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट विद नंबर्स। अगर आपको बुलेट लिस्ट बनानी है विद द नंबर्स, इस तरीके से 1 2 3 4 और यहाँ पे इनके आइटम्स जो भी आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की लिस्ट के लिए आपको किस पर्टिकुलर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए DL, ऑप्शन नंबर बी OL, ऑप्शन नंबर सी लिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी UL। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका OL टैग। OL टैग मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, नंबर्स है मतलब ऑर्डर्ड है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर बनने वाला है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। एक चीज़ और है, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट आप नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड बी द कलर्स ऑफ द RGB वेयर द हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ आर दिस एंड दिस। तो यहाँ पे आपको 3 हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ दिख रही हैं, इनकी वैल्यूज़ को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इन 3 हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए क्या कलर्स आपके पास होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है हैश के साथ हमेशा, और दूसरी बात हर एक कलर के लिए 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले वाले के लिए तो यहाँ पे आपका है हैश और FF और यहाँ पे 4 बार 0 है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपका वैल्यू है ये रिप्रेजेंट किसके लिए कर रही है, ये कर रही है आपकी रेड के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना ये रेड के लिए रिप्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 2 आखिरी की डिजिट्स है ये आपकी होती है ब्लू के लिए, ये बीच वाली आपकी होती है ग्रीन के लिए, ये स्टार्टिंग की 2 आपके लिए होती है रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों F है, मतलब दोनों आपके क्या है 1-1 है, तो 1-1 है मतलब सिर्फ रेड वाला ही आपका ऑन है, तो यहाँ पे रेड कलर हो गया। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ #0 तो यहाँ पे अब रेड वाला ऑफ हो गया है और ब्लू भी ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ आपका बीच वाला ओपन है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ग्रीन, और सिमिलरली ये आपका है ब्लू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 आपके सामने वैल्यूज़ हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, इन तीनों का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, तो आपको इनकी वैल्यू स्पेशली ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द एलिमेंट्स div एंड span हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो div और span की करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ठीक है, दोनों हमने डिस्कस करे हुए हैं। देखो, एलिमेंट div इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज डिफाइंड फॉर span इन अ स्टाइल शीट। ऐसा कुछ नहीं होता कि div इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी जो स्पैन के लिए डिफाइंड है, ये गलत स्टेटमेंट है। div एंड span हैव नो रियल मीनिंग्स एज HTML टैग्स। ये कोई टैग्स होते ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है।
सी देखो एलिमेंट स्पैन एंड डिव डिफाइन कंटेंट टू बी इनलाइन और ब्लॉक लेवल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आपका स्पैन टैग है वो इनलाइन एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है और डिव आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट इज डिव एंड स्पैन आर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव फॉर द एलिमेंट पी, पी टैग के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ करते हैं डिव और स्पैन को, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पी तो आपका पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ होता है, तो ये तो गलत बात है। डिव इज़ यूज्ड इनसाइड द पी, नो ये फॉल्स है, डिव इसके बाहर होता है ना कि अंदर, ठीक है, आउटसाइड आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगेन फॉल्स पूछा है यहाँ पे रिगार्डिंग द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक बात है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ठीक बात है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या फ़र्क है मैं बता चुकी हूँ पहले भी, आप प्रीवियस क्लास देख सकते हो इसका डिफरेंस जानने के लिए। जावास्क्रिप्ट इज़ इवेंट ड्रिवन, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट इज अ जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड इन अ HTML डॉक्यूमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट ब्राउज़र, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रन इन स्टैंडअलोन मोड विदाउट अ ब्राउज़र, तो ये भी ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अ जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड इन अ HTML डॉक्यूमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट ब्राउज़र, ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग इज़ अ वेब पेज। आपके सामने यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हेन द अबव वेब पेज इज़ लोडेड इनटू अ वेब ब्राउज़र व्हाट विल हैपन, अगर मैंने इस वेब पेज को लोड किया ऑन द वेब ब्राउज़र तो क्या इनमें से ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, HTML है, हेड है, टाइटल जावास्क्रिप्ट टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया, बॉडी में बीजी कलर लगाया मतलब बैकग्राउंड कलर लगा दिया, इक्वल टू हैश 0000FF, मतलब कौन सा कलर है ये आपका है ब्लू कलर, RGB, ठीक है, ब्लू कलर है ये। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 हेलो वर्ल्ड, और H1 को यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो है ना कमेंट है, ये कमेंट के अंदर आपका लगा दिया गया है, कमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट डाल दी गई है, फिर स्क्रिप्ट को यहाँ पे बंद किया, बॉडी बंद करी और HTML को बंद किया। अब आपसे पूछा गया जब हम इसे लोड करेंगे ऑन द वेब ब्राउज़र तो क्या इसमें से आंसर होगा, ABCDE में से कौन सा आंसर होगा। देखो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों, देखो द बॉडी ऑफ द वेब पेज विल नॉट कंटेन एनी टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिखा है H1 हेडिंग टैग के अंदर, लेकिन ये मेरे वेब पेज पे रिप्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे कमेंट कर दिया है, और आप जानते हैं कि जो भी चीज़ आप कमेंट करते हो उसको वेब ब्राउज़र रीड नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए आपके वेब पेज पर कोई सा भी कंटेंट नहीं आएगा, जो हेलो वर्ल्ड है ये रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो आपका सिर्फ क्या आएगा, आपका जो पेज है ना वो ब्लू कलर से आएगा, बैकग्राउंड कलर दैट इज़ खाली आएगा, बिल्कुल ठीक है, ओनली ब्लू कलर आएगा और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉडी ऑफ द वेब पेज विल नॉट कंटेन एनी टेक्स्ट, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़ लेना, सारे ऑप्शंस क्या हैं गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट कि कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे 9th क्वेश्चन की, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट 3 इंपॉर्टेंट ब्राउज़र ऑब्जेक्ट्स इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिख रही है, विंडो ऑब्जेक्ट, नेविगेटर ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है इसमें से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, द हाईएस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हायरार्की, जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की है उसमें सबसे हाईएस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका विंडो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है ये। नेक्स्ट इज नेविगेटर ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउज़र यूजफुल इन ब्राउज़र स्निफिंग, ठीक है। ब्राउज़र के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी होती है नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर, ये भी ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू डॉक्यूमेंट बीइंग व्यूड, ठीक है। तो
जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है ऑन द वेब ब्राउज़र। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, हेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सब क्या है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दी हुई है और पूछा हुआ है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, HTML से स्टार्ट किया, हेड टाइटल जावास्क्रिप्ट, टाइटल बंद किया, हेड बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप सब लोग जानते हो कि जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए इन द HTML हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग का, ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग किसके अंदर आता है आपका, स्क्रिप्ट टैग आपका हेड टैग में भी आ सकता है और बॉडी टैग में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, वेर, आप जानते हैं वेरिएबल्स के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो वेर a इज इक्वल टू 80 कर दिया है एंड वेर b इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे समझना है इस चीज़ को, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझना, क्या दी हुई है ये स्टेटमेंट, वेर b इज इक्वल टू, यहाँ पे एक पूरा एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। a इज इक्वल टू 80, आप जानते हो इक्वल टू बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, इक्वल टू, एक टाइप ऑफ क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है ये, रिलेशनल बोल लो या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर बोल सकते हैं। अब देखो a इज इक्वल टू 80, अगर a इज इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास है वो बच्चा, वरना कॉलन फेल है। आप जानते हो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। जिन स्टूडेंट्स ने जावास्क्रिप्ट के जो भी ऑपरेटर्स है वो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल कोड M2R5 के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको ये ऑपरेटर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। टर्नरी ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क और 2 कॉलन। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आता है एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, इसके बाद जो ट्रू होगा वो यहाँ आएगा और जो फॉल्स होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब अगर a इज इक्वल टू 80 हो गया, अगर ये ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गया तो हम आ जाएंगे पास पे, और अगर ये फॉल्स होगा तो हम आ जाएंगे फेल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो आएगा वो ट्रू वाली बात है और कॉलन के बाद जो आएगा वो फॉल्स वाली बात है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। इसका एक और नाम है जिसे बार बार पूछते हैं एग्जामिनेशन में, इसे बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो दोनों नाम याद कर लेना इसके, इसका सिंबल याद कर लेना, कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क और 2 कॉलन के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। टर्नरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें 3 आपकी प्लेस होती है ऑपरेंड के लिए, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है a इज इक्वल टू 80 है क्या, बिल्कुल है, हमारा a 80 है और 80 इज इक्वल टू 80 तो होता है ना, 80 इक्वल्स टू 80 होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, आंसर में आएगा पास। अब मान लो a मेरा होता 50, तो 50 इज इक्वल टू 80 है क्या, नहीं है, तो बच्चा क्या हो जाता, फेल हो जाता, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करके आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अपने वेब पेज पर शो करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, मतलब बी में क्या आएगा, बी में क्या आया आपका, जो भी इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट आया वो बी में ही तो है, तो आंसर आया था ट्रू। तो जो ट्रू मतलब क्या है, आंसर सॉरी जो आपकी कंडीशन है वो हो गई थी ट्रू, ट्रू होने के बाद आंसर आया था पास। तो ये जो पास है, ये पास कहाँ चला गया, ये पास चला गया आपके वेरिएबल बी में, ठीक है। तो मतलब बी में क्या है, पास है। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी कर दिया, मतलब बी को आपने राइट करवा दिया ऑन द वेब पेज। तो राइट मतलब प्रिंट मतलब होता है, ठीक है, राइट का मतलब क्या होता है, प्रिंट करवा देना। तो यहाँ पे बी को आपने प्रिंट करवा दिया, तो हेंस आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पास, ठीक है। बी में क्या था, पास, और पास क्या हो गया, वेब पेज पर प्रिंट हो गया, फिर राइट हो गया। इसके बाद स्क्रिप्ट को बंद किया, बॉडी बंद किया, HTML को बंद किया। तो आई होप सो आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया होगा किस तरीके से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे
और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए हैं बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट होते हैं टीचर्स के, वो ज़रूर देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग वेब पेज इज़ लोडेड इनटू अ वेब सर्वर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, HTML है, वही हेड टाइटल सब कुछ सेम है, जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन है, टाइटल बंद किया, हेड बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे हमने एरे का इस्तेमाल किया, जावास्क्रिप्ट में एरे भी होते हैं, है ना। तो देखो आपको पता है कि एरे को बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। न्यू एरे लिखा हमने, कैपिटल में आएगा एरे, न्यू एरे 1 2 3 4 5 6 7 8। एरे क्या होता है? एरे एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप सेम टाइप ऑफ मतलब होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अब हमने इस एरे को बना के इस एरे को नाम दिया है बुक, ठीक है। इस एरे का नाम क्या है? बुक एरे है ये। इसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बुक का 1, बुक का जो 1 है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके बाद नीचे क्या किया है हमने, यहाँ पे देखो बुक 10 को 10 कर दिया है और फाइनली हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बुक 10 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पे 2 बार आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल किया, एक बार यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे क्या है, मतलब 2 बार आपके जो वैल्यूज़ है वो आपकी राइट होगी ऑन द वेब पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका बन गया एरे बुक वाला। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली मैं ना ऐसे बनाते हैं मैंने मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे ये आपका एरे, इसका नाम है बुक, ठीक है। मेमोरी में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। ये है 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 6 7 और 8। इस तरीके से वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है ना, इंडेक्सिंग क्या होती है आप जानते हो। इंडेक्सिंग मतलब किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। तो स्टार्ट होती है 0 से एरे के अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट बुक 1, तो बुक 1 पोजीशन पे रखी हुई वैल्यू आपको चाहिए। तो 1 पे क्या रखा हुआ है, 2, ठीक है। 1 पे रखा हुआ है आपका 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे आओ, यहाँ पे ऑप्शंस मैच करो पहले। देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे समझ में, तो एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 और 10 दो अलग अलग आपकी वैल्यूज़ है। 1 और 10 है, यहाँ पे 1 और 10 है, यहाँ पे 2 और 10 है, ठीक है। एरर एट लाइन 7। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है और 2 के बाद न्यू लाइन में 10 है। यहाँ पे 1 है, 1 के बाद न्यू लाइन में 10 है। यहाँ पे 1 है और 10 साथ साथ है। यहाँ पे 2 और 10 आपका क्या है, साथ साथ है। और यहाँ पे एरर एट लाइन 7, जो लाइन नंबर 7 है उसमें एरर है। लाइन नंबर 7 कौन सी होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये लाइन में क्या है, एरर है। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना। अब ये मत समझना कि ये वाला ऑप्शन 2 और 10 और 2 और 10 सेम है, नहीं सेम नहीं है। यहाँ पे 2 के बाद क्या है, न्यू लाइन में 10 है, नेक्स्ट लाइन में 10 है, यहाँ पे साथ में ही 10 है। तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी हमने न्यू लाइन का इस्तेमाल तो करा ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, बी तो गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे न्यू लाइन, इन दोनों के बीच में जो न्यू लाइन है वो कैसे आ गई, आएगी ही नहीं ना, तो गलत हो गया। अब बात है आपकी सी और डी की। हमें पता लग गया है कि यहाँ पर बुक 1 का जो आंसर है वो 2 है, बिकॉज 1 पोजीशन पर, बुक में 1 पोजीशन पर क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 आंसर आ सकता है। यहाँ पे 1 आंसर है, ये भी गलत हो गया, मतलब सी तो गलत है। डी और ई में, अभी भी डी और ई में बात चल रही है, ठीक है। अभी क्या पता हमारा 10 ना आता हो यहाँ पे, तो फिर क्या आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अब देखो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बुक 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो बुक 10 की वैल्यू 10 हो गई। तो क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। बुक 10 की वैल्यू आप 10 कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर क्या है, बुक आपकी 7 तक ही बनी हुई है, 8 9 10 नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
क्योंकि आपके जो एरे होते हैं वो डायनेमिक बनते हैं, तो आप उसमें जो पोजीशंस हैं उन्हें असाइन कर सकते हो, तो ये कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो बुक 10 की वैल्यू है उसमें 10 आ जाएगा, आपने 10 डाल दिया इसके अंदर, 10 उसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बुक 1 की वैल्यू तो आपकी 2 आ गई और बुक 10 की वैल्यू आपने 10 डाली तो वो 10 आ जाएगी। तो इट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 2 और 10 वो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन गलत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे बन गया है दिस इज़ द राइट, ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जूम आउट होना चाहती हूँ, हो सकते हैं क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग कुकीज़। कुकीज़ के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। देखो, cookies are the programs which run in the background of the web client, तो ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज cookies have the potential of being used to violate the privacy of the users. Next is cookies are very helpful in keeping track of the users in developing online shopping cart applications, personalized portals and in advertising on the websites. Cookies cannot contain more than 4 KB of data. And last is cookies usually contain data in the form of the value or pairs. तो यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुकीज़ होती क्या है। देखो, आप कभी भी वेबसाइट्स वगैरह सर्च करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने मान लो कोई शैम्पू देखा, ठीक है, अगर बात करो अमेज़न की, कोई आपने साड़ी देखी या फिर कोई आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कोई देखा, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो भी प्रेफरेंसेस होती है ना, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसको वहाँ पे नोट किया जाता है, उसकी जो भी सेशन है, जो हिस्ट्री है, उसको सेव करते हैं, उसे बोलते हैं कुकीज़, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर वहाँ पर विजिट करो तो वो आपको वो चीज़ें दिखा पाएँ जिसमें आपने लास्ट टाइम इंटरेस्ट लिया था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कुकीज़। तो कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होती है? कुकीज़ होती है आपके क्लाइंट पे स्टोर होती है, ठीक है। उसमें आपका पासवर्ड भी आ जाता है, आपका यूज़र नेम भी आ जाता है। तो बेसिकली कुकीज़ का मेन काम क्या है कि वो यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, किस यूज़र ने किस टाइम पर क्या क्या सर्च किया, जितने भी ये डेटा है इसे ट्रैक करती है आपकी कुकीज़, ठीक है। और यहाँ पर 4 KB से ऊपर का डेटा नहीं आ सकता है, और इसके अंदर जो डेटा है ना वो वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। मतलब नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर्स, नेम जो भी है उसकी वैल्यू पेयर्स जो भी है उसके फॉर्मेट में आपका डेटा सेव होता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे प्राइवेसी ऑफ यूज़र्स डेफिनेटली वॉलेट होती है। आप क्या सर्च कर रहे हो, आपका जो प्राइवेट डेटा है वो सब सेव हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, ये आपकी प्राइवेसी को वॉलेट करता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वो बोल रहा है कि ये एक प्रोग्राम है जो कि रन करता है वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉन्ग। इस क्वेश्चन से हमने ये भी समझ लिया कुकीज़ क्या होती है। अगर आपको एग्जाम में बोलते हैं कुकीज़ के बारे में लिख के आओ, तो आप ये सारे ऑप्शंस BCDE इनको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में और थोड़ा सा बढ़ा के, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कुकीज़ बेसिकली यही होता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। अगेन यहाँ पे आउटपुट वाला क्वेश्चन है। मैंने आउटपुट वाले क्वेश्चन 4 से 5 डाले हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए किस तरीके से आपका आउटपुट निकालना होता है, ठीक है, कोई डाउट ना रहे। ऐसे आसान से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाले। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रिप्ट है आपके पास, HTML हेड है, टाइटल है, बॉडी है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ से हमारा मेन काम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ आपने क्या किया है 125 डिवाइड बाय 5, ठीक है, और बाहर मॉडुलस 12। आप जानते हो ये डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड है, और ये है मॉडुलस है। दोनों में डिफरेंस मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, क्या होता है दोनों में डिफरेंस। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2.083 आएगा, 3 आएगा, या फिर 25 मॉडुलस 12 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 125 था डिवाइड बाय 5, ये एक क्या है ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाहर मॉडुलस है
12 है और ये पूरा ब्रैकेट में है, तो आप जानते हो कि ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस बोलो, दोनों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। मतलब ब्रैकेट बोलो या बोलो पैरेंथेसिस, दोनों सेम होते हैं, इसको प्रेफरेंस मिलती है। तो पहले आपका ये जो ब्रैकेट वाला है अंदर वाला, ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो 125 को जब मैं डिवाइड करूँगी 5 से, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए। याद रख लेना ये वाली बात कि डिवाइड करते वक्त आपको क्वोशंट चाहिए होता है। और अगर बात करूँ मॉडुलस की, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर चाहिए होता है। यही डिफरेंस है इन दोनों ऑपरेटर्स के अंदर। डिवाइड दोनों में ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वोशंट की वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं रिमाइंडर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 आएगा इसका क्या, क्वोशंट। तो 25 तो यहाँ से आ गया। इसके बाद बाहर लगा हुआ है क्या, आपका मॉडुलस 12, इस तरीके से लगा हुआ है। ये आपका 12 है, ये 2 है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ। तो अब क्या होगा, अब इनके बीच में होगा मॉडुलस। तो देखो 12 को जब मैं डिवाइड करूँगी 25 से, यहाँ पे कर देते छोटा सा, 12 को डिवाइड करना है इसके साथ, तो यहाँ पे 2 से जाएगा, ये 24 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसका आंसर बन गया 1। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से हमने डिवाइड सॉल्व किया और मॉडुलस सॉल्व किया। ऐसा नहीं करना है कि पहले आप, मतलब मान लो यहाँ पे अगर जो ये ब्रैकेट है ये नहीं होता, सपोज़ ये ब्रैकेट नहीं होता, ऐसे लिखा होता, तब क्या करते, तब देखो यहाँ पर जो आपकी जो डिवाइड है और जो मॉडुलस है, ये दोनों ऑपरेटर्स की जो है प्रेसिडेंस वो सेम होती है। तो इस केस में हम लेफ़्ट टू राइट चलते, लेफ़्ट टू राइट चलते, तो पहले हम तब भी इसे ही सॉल्व करते और फिर जो आंसर आता उसको मॉडुलस करते 12 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग HTTP। HTTP के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट इज वेब ब्राउजर्स यूज ओनली HTTP एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विद सर्वर। वेब ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ HTTP का ही इस्तेमाल करते हैं एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं है, और भी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, इट डज नॉट मेंटेन एनी कनेक्शन इंफॉर्मेशन ऑन द प्रीवियस ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये कोई भी कनेक्शन इंफॉर्मेशन नहीं बनाता है प्रीवियस ट्रांजेक्शन के साथ, ठीक बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डिज़ाइंड टू रूट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द कंटेंट। कंटेंट के बेस्ड पे ये रूट करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, ऐसा नहीं होता। इट रेफर्स टू रिसोर्सेज यूजिंग देयर यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये भी गलत बात है। इट डज़ नॉट कैरी ब्राउज़र इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। तो यहाँ पे करेक्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट XHTML। XHTML के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट इज इट इज़ अ न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ XML एंड HTML, गलत है। नेक्स्ट इज इट हैज़ टोटली रिप्लेस्ड HTML एज द टूल फॉर बिल्डिंग द वेब पेजेस, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ अ रीफॉर्मुलेशन ऑफ HTML इन द XML, ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने रीफॉर्मुलेट किया है, दोबारा से बनाया है किसको, HTML को इन द XML, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया बेसिकली, इसे ही बोलते हैं XHTML। वन कैन नॉट यूज़ इट टू क्रिएट वेब पेजेस, गलत है। एंड इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू HTML यूजिंग अ स्टाइल शीट, ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो, वाइल वर्किंग ऑन अ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इन योर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन विच फंक्शन वुड यू यूज़ टू सेंड मैसेजेस टू द यूज़र्स रिक्वेस्टिंग फॉर द टेक्स्ट इनपुट। आपको अगर कोई मैसेज सेंड करना है जिसके अंदर यूज़र से आपको इनपुट लेना है, तो इसके लिए आप कौन से पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, डिस्प्ले, प्रॉम्प्ट, अलर्ट, गेट इनपुट या फिर कन्फर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। 3 टाइप के बॉक्स होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, अलर्ट बॉक्सेस, कन्फर्म बॉक्सेस एंड द प्रॉम्प्ट बॉक्सेस। तो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्सेस का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, कंसीडर द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स है देखो, मैप
नेम, मैप यहाँ पे आपका एक HTML क्या है, टैग है। मैप नेम इज इक्वल टू वर्ल्ड मैप। एरिया कोऑर्डिनेट्स, कॉर्ड मतलब कोऑर्डिनेट्स, 0 0 100 और 200। href आपने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, हाइपरलिंक रेफरेंस होम पेज डॉट HTML एंड देन मैप को आपने बंद कर दिया है। इस टैग का इस्तेमाल करके क्या होगा, व्हेन वुड यू यूज़ द अबव सिंटेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा आपको ये बताना है। देखो, when defining a image map, when referring back to homepage.html, when referring to world map, when embedding a graphic in JavaScript, या फिर when aligning an image on a web page using JavaScript। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, when defining a image map। इमेज मैप क्या होता है बेसिकली ये समझ लो। आपने देखा होगा गूगल मैप, देखा है, गूगल मैप पे आप एक पॉइंट पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही बहुत सारा और अंदर जो कंटेंट है वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्लिक किया रोहिणी पे, रोहिणी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो रोहिणी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा जूम इन हो जाएगी और उसके अंदर सेक्टर्स वगैरह जो है वो दिखने लग जाएंगे आपको। तो यहाँ पे इमेज मैप यही होता है कि इमेज मैप की हेल्प से आप इमेज के अलग अलग लोकेशंस पे क्लिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद फर्दर उसके अंदर और नेविगेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इमेज मैप के लिए आप मैप टैग का इस्तेमाल करते हो और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हम कि किस कोऑर्डिनेट्स पे आपको इमेज मैप लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यूज इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए, जावा, जावास्क्रिप्ट, JS स्क्रिप्ट एंड VB स्क्रिप्ट आर यूज्ड ऑन मेनी वेबसाइट्स एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? जावा, जावास्क्रिप्ट, JS स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जावा कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती है, पहली बात। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्टिंग पेज विल बी डाउनलोडेड एंड इंटरप्रेटेड बाय द वेब ब्राउज़र। ये भी गलत है। जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है वो आपकी सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होती, कहाँ होती है, वो आपकी क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इंक्रीज द नेटवर्क ट्रैफिक ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट। ये भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं इंक्रीज होता। डी पार्ट देखो क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कैन परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एज डेटा वैलिडेशन एंड प्रोवाइड इंटरेक्टिव फीडबैक टू द यूज़र। ये आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्ट होती है वो काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डेटा वैलिडेशन। ठीक है, जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने देखा होगा कहीं कहीं जो फील्ड होती है वो होती है एक स्ट्रिक्ट मार्क। ठीक है, मतलब ये फील्ड आपकी मैंडेटरी है, स्ट्रिक्ट मार्क होता है उनके ऊपर लगा हुआ, तो वहाँ पर जो डेटा है वो वैलिडेशन भी होता है। मतलब जैसे कि आपने फ़ोन नंबर में अगर अल्फ़ाबेट्स डाल दिए तो वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको सिर्फ 10 डिजिट्स डालनी है। 10 से ऊपर होगी तब भी वो आपको बताएगा कि आपने गलत नंबर डाल दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके डेटा को वैलिडेट कर सकते हो और आप यूज़र को इंटरेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। और ई पार्ट था, ब्राउजर्स नीड प्लगइन्स टू एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ये भी गलत है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की। कंसीडर द फॉलोइंग एंट्रीज इन अ कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS फाइल। यहाँ पे आपके सामने एक कोड है और आपको बताना है इस कोड के बाद क्या आंसर आएगा। P मतलब पैराग्राफ टैग पे लगाया है, कलर ब्लू। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे दिख गई है, एक मिनट रुको। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, जहाँ जहाँ पे भी कलर की स्पेलिंग में यू है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यू नहीं आता। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। कलर की स्पेलिंग में आपको यू नहीं लगाना, बिकॉज ये आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कलर की स्पेलिंग COLOR रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको हटा देते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो,
पी कलर आपका क्या है, ब्लू है, बैकग्राउंड कलर आपका वाइट है, बॉर्डर कलर आपका रेड है और बॉर्डर लेफ्ट आपका है सॉलिड, ठीक है। और बॉडी पे आपने लगाया है क्या, आपने CSS लगाई है यहाँ पे, कलर आपने यहाँ पे कर दिया है ब्लैक, ठीक है, कलर को ब्लैक कर दिया है और यहाँ पे जो बॉर्डर कलर है उसे ग्रीन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट दैट यूजेस द अबव स्टाइल शीट, ठीक है। तो जो आपने ऊपर CSS लगाई है इसका इस्तेमाल करके जो आपका पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ये पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी पे आपने बॉर्डर कलर जो है वो ग्रीन करा हुआ है और जो कलर है वो ब्लैक किया हुआ है, और पी पैराग्राफ में आपने जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने वाइट करा हुआ है, बॉर्डर यहाँ पे रेड है, बॉर्डर लेफ्ट यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे जो कलर है वो ब्लू है। तो अगर आपको मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्स्ट के कलर की, तो टेक्स्ट का जो कलर है, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट के कलर के लिए आपको कलर प्रॉपर्टी को सेट करना होता है, ठीक है। और हमने कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लू कर रखी है पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पर बॉडी में आपने कलर को ब्लैक कर रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया है पैराग्राफ में कलर कौन सा आने वाला है, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, ब्लैक, रेड या वाइट। तो यहाँ पे जब आपने पैराग्राफ के कलर की बात गई है पूछी यहाँ पे, तो पैराग्राफ का कलर तो ब्लू आएगा ना, क्योंकि ब्लू आपने सेट कर रखा है, तो यहाँ पे ब्लू ही आएगा इसका आंसर, ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है। पैराग्राफ का जो कलर आपने सेट किया है ब्लू, वही कलर में आपका पैराग्राफ यहाँ पे शो होने वाला है, तो ब्लू इज़ द राइट आंसर। तो आपका जो टेक्स्ट है ना वो ब्लू कलर में प्रिंट होगा ऑन द वेब ब्राउज़र। क्लियर हो गया? ओके बस यहाँ पे एक मिस्टेक ये थी क्वेश्चन में कि आपको कलर की स्पेलिंग में यू नहीं लगाना है, सिर्फ COLOR लगाना है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में भी आपको COLOR ही लगाना होता है, ठीक है जी। ओके तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, बैकग्राउंड कलर मतलब जैसे कि जो वाइट कलर है, जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, इसके लिए आपने वाइट का रखा था, और जो आपका कलर है मतलब जो टेक्स्ट का कलर है ना उसको आपने ब्लू किया हुआ था। तो ये डिफरेंस है कलर में और बैकग्राउंड कलर में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विच प्रॉपर्टी डज वन यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट साइड ऑफ द ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन कास्केडिंग स्टाइल शीट। किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के राइट साइड में? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन, अलाइन, ब्लॉक अलाइन, जस्टिफाई या फिर टेक्स्ट अलाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू राइट करके आप उसको राइट साइड में अलाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? इज सेम एवरी टाइम व्हेनेवर इट डिस्प्लेस, जनरेट्स ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम और रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर्स, बोथ A and B या फिर नन ऑफ दीज। देखो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। अगर डायनेमिक वेब पेज है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि वो एक्टिव रहेगा हमेशा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमेशा सेम ही रहेगा, एवरी टाइम आप खोलोगे वो सेम रहेगा, तो ये तो गलत है। वो आपके होते हैं स्टैटिक वेब पेज, जो हर बार ओपन करने पर सेम कंटेंट शो करते हैं। लेकिन अगर बात करूँ डायनेमिक वेब पेज की, तो वो हर बार जब भी आप उसे ओपन करोगे, जितनी बार आप रिक्वेस्ट करोगे ब्राउज़र से, उतनी बार आपको न्यू कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट दिखाई देगा। उसे बोलते हैं हम क्या? डायनेमिक वेब पेज। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे एक फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है ये, एजेक्स स्टैंड्स फॉर। एजेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, एडवांस्ड JSP एंड एक्सएमएल, एसिंक्रोनस JSP एंड एक्सएमएल या फिर एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म बन जाती है। देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से क्या एक रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन की जो कि लिंक्ड है आपस में फ्रॉम द पॉइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में वो क्या है? पॉइंट्स के थ्रू लिंक्ड है। ऑप्शंस देखो, द www वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP HTML, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर ए, द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी तो है बेसिकली, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही तो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो सर्च करके मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। द डैश इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए किस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं? URL, ULR,
RLU या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है URL, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ URL द डैश इज द फुल नेम ऑफ द फाइल वेयर द इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड। जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन रखी होती है उस फाइल को आप क्या बोलते हो? पाथ बोलते हो, प्रोटोकॉल बोलते हो, होस्ट बोलते हो या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे उसे बोलते हैं पाथ, क्या बोलते हैं उसे? पाथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? वर्ल्ड वाइड वेब किस मॉडल पर बेस्ड है? लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, 3 टायर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका क्लाइंट सर्वर। आप क्लाइंट होते हो और सर्वर से आप अपनी इंफॉर्मेशन लेते हो। क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सर्वर आपका एक ही होता है। क्लियर हो गया? और सर्वर बहुत अच्छी हाई प्रोसेसिंग स्पीड का होता है और जहाँ पर हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। क्लियर हो गया? आगे इज ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लाइब्रेरी या फिर यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेब पेज जो आपका अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, उन सबके पास क्या होता है? अपना URL होता है, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखो क्या है। 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र? इसमें से कौन सा आपका वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर से। याहू, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स या फिर जीमेल, इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है? याहू और गूगल तो क्या है? आपके सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को सर्च करती है थ्रू वेब ब्राउज़र्स। जीमेल आपकी क्या है? ईमेल के लिए एक सर्वर है। और मोजिला फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, DNS डोमेन नेम सिस्टम इज एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन्स नेम टू और फ्रॉम डैश। देखो DNS क्या होता है आप जानते हो, मैंने पढ़ा है पहले भी। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है ऑन इंटरनेट तो आप क्या करते हो? उसका डोमेन नेम डालते हो, उसका IP एड्रेस नहीं डालते हो, ठीक है। तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना और फिर IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, ये सर्विस आपको देता है कौन? DNS, ठीक है। आप सबके IP एड्रेस याद नहीं कर सकते, इसलिए DNS ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि आपको IP एड्रेस याद करना ना पड़े और आपको डोमेन नेम याद करना पड़े। जैसे कि google.com आपने याद कर लिया, आपको इसका IP एड्रेस पता है क्या? नहीं पता, और आप ना तो इसके IP एड्रेस से इसको सर्च करते हो, तो इसीलिए आपको आसानी हो जाए इसीलिए डोमेन नेम बनाए गए हैं। जैसे कि yahoo.com, ठीक है, amazon.com, इन सब का अपना IP एड्रेस होता है। तो उसे कन्वर्ट कौन करता है इंटरनली? वो करता है DNS। तो DNS का मेन काम क्या होता है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना और फिर वापस से IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, IP एड्रेस। डोमेन नेम से IP में एंड IP टू डोमेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच वॉज द फर्स्ट सर्च इंजन इन द इंटरनेट? इंटरनेट पे पहला सर्च इंजन कौन सा था? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है पहले। गूगल था, आर्ची था, अल्टा विस्टा था या फिर WAIS था? क्या था इसमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्ची। आर्ची आपका पहला सर्च इंजन था जो कि आपका इंटरनेट पे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की। विच टाइप ऑफ CSS इज़ यूज्ड इन द बिलो कोड? इसमें जो यहाँ पे कोड दिया हुआ है इसमें कौन सी टाइप ऑफ CSS का इस्तेमाल किया गया है? आप जानते हो 3 टाइप की आपकी CSS होती है, इंटरनल, इनलाइन और आपकी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे किस पर्टिकुलर CSS का इस्तेमाल किया गया है? P स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोड्स में बॉर्डर को 2 पिक्सल कर दिया है और सॉलिड रेड करा है, ठीक है। बॉर्डर को आपने 2 पिक्सल किया है, सॉलिड किया है और रेड किया है। तो आपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है यहाँ पे एक ही बारी में। ये आपकी बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे किस पर्टिकुलर CSS का इस्तेमाल किया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनलाइन CSS, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनलाइन CSS। इनलाइन जो होती है वो आपके हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लगती है। तो यहाँ पे हमने P पे लगाई है और लगाने के लिए यूज़ करते हैं स्टाइल का, ठीक है। स्टाइल का हम यूज़ करते हैं इसको लगाने के लिए। क्लियर?
स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट पर इनलाइन CSS लगा सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि ये सिर्फ एक ही पे लगती है, तो इसका रीयूज़ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या है, द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल इन द टेबल इज। एक CSS प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस को सेट करते हैं बॉर्डर्स के बीच में और एडजेसेंट सेल के बीच में, मतलब जो आपका सेल है और जो आपका बॉर्डर है उसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, उसे किस प्रॉपर्टी के साथ आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स है, बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर स्पेसिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको सेट करके आप डिस्टेंस सेट कर सकते हो बिटवीन द बॉर्डर्स एंड द एडजेसेंट सेल, ठीक है, टेबल के अंदर जो होते हैं आपके सेल्स उसके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द HTML एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल शीट। किस HTML एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप इंटरनल स्टाइल शीट को लगाते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, इंटरनल स्टाइल शीट के लिए क्या करते हो आप, स्टाइल का इस्तेमाल करते हो या ये वाला स्टाइल, लिंक या फिर स्क्रिप्ट। तो इंटरनल स्टाइल शीट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपके स्टाइल एट्रीब्यूट का। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज व्हाट टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन HTML पेज। HTML पेज में पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए किस HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर का, इमेज का, IMG का या फिर SRC। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी, इमेज टैग। कैसे लगाते हैं, इमेज SRC इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या देते हो, अपने इमेज का जो भी लिंक है वो, और यहाँ पे ऑल्ट, अगर आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट लगाना है, इक्वल्स टू लिखते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगाते हो आप क्या, अपना इमेज, और इसे आप क्लोज नहीं करते हो, ठीक है, इसे आप क्लोज नहीं करते हो, इस तरीके से आप इसे लिख देते हो, सिंपल। नेक्स्ट इज 35 क्वेश्चन, विच HTML टैग प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट हेडिंग। इनमें से कौन सा टैग बिगेस्ट हेडिंग को प्रोड्यूस करेगा, H7, H9, H4 या फिर H1। तो आप जानते हो कि 6 आपके HTML हेडिंग टैग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक, और यहाँ पे सबसे बड़ी होती है आपकी H1 और सबसे छोटी होती है आपकी H6। ये स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है आपकी, ठीक है। H1 से लेके H6 टोटल 6 आपके हेडिंग टैग्स होते हैं, 6 हेडिंग टैग्स आर देयर। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की। जावास्क्रिप्ट इज कैन बी रिटन directly into JS file and included into HTML, none of these, directly on the server script या फिर directly into HTML pages। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, directly into JS फाइल, और उसके बाद इंक्लूड कर सकते हो HTML में। नेक्स्ट 37 देखो, जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड द फाइल हैविंग द एक्सटेंशन। जावास्क्रिप्ट कोड को हम जिस फाइल में लिखते हैं उस फाइल को सेव करते टाइम किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, .javascript, .jvs, .js या फिर .jsc। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, .js है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच कंपनी डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को किस कंपनी ने डेवलप किया था, सन माइक्रोसिस्टम्स, IBM, बेल लैब्स या फिर नेटस्केप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है नेटस्केप। और अगर आपसे पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट को पहले किस नाम से जानते थे तो वो था लाइव स्क्रिप्ट। अभी हम डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट को इन डिटेल। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा वो। और अगर आपसे पूछते हैं, मान लो कि आपको बताना है जावा किसने बनाई है, किस कंपनी ने जावा को डेवलप किया, तो वो है सन माइक्रोसिस्टम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, जावास्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ऑप्शन ए, टू स्टाइल HTML पेजेस। ऑप्शन बी, टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज रिलेटेड टू डेटाबेसेस ऑन अ सर्वर। ऑप्शन सी, टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेजेस, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू ऐड इंटरेक्टिविटी
टू HTML पेजेस, बिकॉज HTML का इस्तेमाल करके हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। पेजेस को डायनामिक बनाने के लिए, उसमें डायनामिक कंटेंट को ऐड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, और इसकी हेल्प से हमें काफ़ी सारे ऐसे फंक्शनैलिटी मिलते हैं जिससे कि आप अपने पर्टिकुलर वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड बाय, जावास्क्रिप्ट को कौन इंटरप्रेट करता है, सर्वर, क्लाइंट, ऑब्जेक्ट या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लाइंट है। अब एक चीज़ और सुन लो, जावास्क्रिप्ट आपकी होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कैसी होती है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट इज़ नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होती है, ये आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। अगर एग्जांपल की बात करूँ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, तो वो आपकी पाइथन, जावास्क्रिप्ट हो सकते हैं। और अगर बात करूँ कंपाइल्ड लैंग्वेज के एग्जांपल की, तो C++, जावा, ये सारे कंपाइल्ड लैंग्वेज के क्या हैं? एग्जांपल हैं। ठीक है, जिनको कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फोटो एडिटर चैप्टर से है। द इमेजेस आर मेड अप ऑफ, इमेजेस किससे मिलके बनती है? DPI, पिक्सल्स, ड्राइंग या फिर पिक्चर्स। तो इमेजेस जो है वो आपके पिक्सल्स से मिलकर बनती है। आप जानते हो कि छोटे छोटे पिक्सल्स आपकी इमेजेस में होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से आपकी एक पूरी इमेज बनती है। ठीक है, जितने पास पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी आपकी क्या होगी? इमेज की क्वालिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ DPI। DPI की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट्स पर इंक, डॉट्स पर इंच, डिस्क पॉइंट इंच या फिर डिस्प्ले पर इंच। तो यहाँ पे इसका आंसर है डॉट्स पर इंच। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। विच टूल्स इज यूज टू ट्रेस अ फ्री हैंड सेलेक्शन लाइक अ ड्राइंग विद अ पेंसिल। तो अगर आपको फ्री हैंड सिलेक्शन करनी है, जैसे कि आप ड्राइंग करते हो पेंसिल से, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा? लैसो टूल, फ्री हैंड टूल, ड्राइंग टूल या फिर एडिट ब्रश। तो यहाँ पे इसका आंसर है फ्री हैंड टूल। नेक्स्ट इज विच टूल इज़ यूज्ड टू ऐड फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू अ फोटो। फोटो पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट को ऐड करने के लिए किस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट टूल, एडिट टूल, इमेज टूल या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टूल का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में फाइल एक्सटेंशन किस नाम से होती है? BMP, TIFF, PSD या फिर TXT। मतलब अगर आपने जो फाइल बनाई है उसको आपको सेव करना है तो किस पर्टिकुलर नाम से आप उसके एक्सटेंशन को यूज़ करोगे? उसका आंसर है .psd। ठीक है, PSD का इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप के लिए। तो अभी तक हमने 45 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं मॉड्यूल M2R5 के। सो अभी तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो और जल्दी से शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लो O लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं उनको। ठीक है, उनके लिए ये। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जितनी भी आगे आने वाले क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब 5 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास MCQ के, और उसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। यू शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट सीरियसली वाइल डिज़ाइनिंग अ वेब पेज। वेब पेज को डिज़ाइन करते वक्त कौन सा पॉइंट आपको सीरियसली ध्यान में रखना है? ए पार्ट है आइडेंटिफाइंग द बैनर्स, लोगोज, द डेस्कटॉप और क्लाइंट कंप्यूटर्स और सिमिलर डिवाइसेस। बी इज नेविगेशनल एलिमेंट्स सच एज नेव बार, बटन्स और एनी टेक्स्ट लिंक्स टू अदर पेजेस। सी इज टेक्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सबसे सीरियसली पॉइंट है आपका ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाइंग बैनर्स, लोगो और आपका डेस्कटॉप या फिर क्लाइंट कंप्यूटर जैसे सिमिलर डिवाइस को निकालना, ढूंढना। ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके वेब पेज के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। विच कलर मोड इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलर मोड यूज़ होता है? RGB, CMYK, ग्रे स्केल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CMYK। और CMYK की फुल फॉर्म क्या होती है? C फॉर सियान, ये आपके कलर्स है सारे, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो और K बेसिकली की होता है
और इसका जो कलर है वो है ब्लैक कलर, ठीक है। इस तरीके से CMYK बना है। RGB आप जानते ही हो, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका येलो है, Y है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, एक्रोनियम फॉर SDML। SDML के लिए क्या एक्रोनियम है? स्टैंड अलोन जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड जनरलाइजेशन मैच्ड लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्क्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। और आपका HTML और आपका XML इसी से ही क्या है, बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क यूजिंग अ इंटरनेट ब्राउजर्स, ठीक है। तो किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस करते हो इंटरनेट के थ्रू वेब ब्राउज़र के साथ, जो कि आपका HTML से लिखा होता है, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलते हो? वर्ड, वेब पेज, वेबसाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़। तो उसे हम बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट भी क्या होती है, आपकी वेब पेजेस से ही मिलके बनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 49 का। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, जिफ स्टैंड्स फॉर। जिफ की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या फिर ग्राफिक्स इंटीजर फॉर्मेट। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 MCQs डिस्कस कर लिए हैं आपके MCQ ऑफ मॉड्यूल M2R5। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर से बताना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे सारे आंसर्स अवेलेबल हैं जो हमने डिस्कस किया अभी। मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, आप यहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के पेपर में आया हुआ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हमारा रह गया था डिस्कस करना। तो यहाँ पे हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट। तो यहाँ पे शुरू करेंगे पार्ट A के साथ। तो पार्ट ए में था व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावास्क्रिप्ट और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It is lightweight and most commonly used as a part of web pages whose implementations allow client-side script to interact with the user and make dynamic pages. So basically यहाँ पे क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट आपकी डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक लाइट वेट लैंग्वेज है और जिसका मेन काम क्या है कि इंटरैक्टिविटी अपने वेब पेज में डालना और वेब पेज को डायनामिक बनाना ताकि वो और भी फंक्शनैलिटीज़ को कर सके. इट इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़. ठीक है, जावास्क्रिप्ट वॉज नोन एज लाइव स्क्रिप्ट. ठीक है, जावास्क्रिप्ट को पहले लाइव स्क्रिप्ट नाम से जानते थे बट नेटस्केप चेंज्ड इट्स नेम टू जावास्क्रिप्ट. नेटस्केप वो कंपनी है जिसने जावास्क्रिप्ट को बनाया था और उसी ने इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रख दिया, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट बीइंग जनरेटेड बाय जावा. ठीक है, JavaScript made its first appearance in Netscape 2.0 in 1995. तो Netscape 2.0 के साथ 1995 में JavaScript को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था with the name LiveScript. The general purpose core of the language has been embedded in the Netscape और Internet Explorer and other web browser. ठीक है, तो जब ये नई नई आई थी तो ये Netscape और इंटरनेट वेब ब्राउज़र्स के साथ एम्बेड की गई थी और उसके बाद ये अब हर एक वेब ब्राउज़र में इनेबल्ड होती है. तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी. नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट की. इसकी एप्लीकेशंस पूछी गई थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. देखो, फर्स्ट इज़ वेब एप्लीकेशंस. वेब एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आपकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज. एज डे बाय डे देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन द ब्राउज़र्स. एक मिनट. सो जावास्क्रिप्ट गेन पॉपुलैरिटी फॉर मेकिंग द रोबस्ट वेब एप्लीकेशंस. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द गूगल मैप्स. ठीक है, गूगल मैप्स का एग्जांपल लेके समझते हैं किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है. In maps, user just requires to click and drag the mouse. The details are visible by a click. आपने देखा होगा गूगल मैप में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, माउस को ड्रैग करते हो और आपको अपने एरिया की डिटेल्स मिलती रहती है एक सिंगल क्लिक के साथ. तो इस तरीके से आपकी
एप्लीकेशंस में जावास्क्रिप्ट का कितना ज़्यादा यूज़ है, इन सारे कंसेप्ट के पीछे काम करती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो वेब डेवलपमेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आजकल हम यूज़ करते हैं किसका जावास्क्रिप्ट का। इट अलाउज us to add dynamic behavior to the web page and add special effects to web page। इसका इस्तेमाल करके आप अपने पेज को डायनामिक बनाते हो और स्पेशल इफ़ेक्ट्स को ऐड करते हो। ऑन वेबसाइट्स इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर वैलिडेशन पर्पस, ठीक है। अपनी कंटेंट को वैलिडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स एक्शंस एंड ऑल्सो इनेबल्स द इंटरेक्शन ऑफ वेबसाइट्स विद द विजिटर्स, ठीक है। जो भी यूज़र्स उस पर विज़िट कर रहे हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा वेबसाइट्स के साथ, उसे मेंटेन करती है आपकी जावास्क्रिप्ट। यूजिंग जावास्क्रिप्ट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू लोड द कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट विदाउट रीलोडिंग द वेब पेज, ठीक है। बार बार वेब पेज रीलोड ना हो और सारा कंटेंट आराम से लोड हो जाए, इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज़फुल होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वो आपकी है मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। इन्हें आप यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज़ गेमिंग। गेमिंग में बहुत यूज़ होता है आपकी जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग द गेम्स। इट्स हैज़ वेरियस लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स फॉर क्रिएटिंग द गेम्स, ठीक है। तो गेम आपकी 2D और 3D हो सकती है। और सम जावास्क्रिप्ट गेम इंजन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे है आपके Physics.js, Pixie.js, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, गेम इंजन है जो कि आपके वेब गेम को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो वो है आपकी सर्वर एप्लीकेशंस। अ लार्ज नंबर ऑफ वेब एप्लीकेशंस हैव अ सर्वर साइड टू देम। जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू जनरेट कंटेंट एंड हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो रन ऑन सर्वर्स। जावास्क्रिप्ट को आप सर्वर पे भी रन कर सकते हो, किसका इस्तेमाल करके, Node.js का। द Node.js प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग द नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट टू रन ऑन द सर्वर्स। आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन आप चाहो तो इसे सर्वर पे भी रन कर सकते हो यूजिंग Node.js। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सोल्यूशन 2 की, और यहाँ पूछा गया था आपसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में और किन तरीक़ों से आप जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ एंटिटी हैविंग अ स्टेट एंड बिहेवियर, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड। अगर मैं बात करूँ एंटिटी क्या होती है, एंटिटी अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें तो एंटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि आपकी कार, पेन, बाइक, ठीक है, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपके पास अगर ब्लैक बोर्ड है, ग्लास है, चेयर है, तो ये सब क्या है, आपकी एंटिटीज़ है। हर एक एंटिटीज़ की अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, अपना क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम स्टेट मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ ही होती है, और बिहेवियर मतलब उसके मेथड ही होते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो एंटिटी होती है ना, हर एक एंटिटी के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ये आप जानते हो। एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती है। जावास्क्रिप्ट इज़ टेम्पलेट बेस्ड नॉट क्लास बेस्ड। जावास्क्रिप्ट आपकी टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लास बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बिना क्लास क्रिएट करे भी आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। अगर बात करूँ मैं C++ की, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले क्लास बनानी पड़ती है, उसी के बाद आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और ये आपकी टेम्पलेट बेस्ड है, यहाँ पे क्लास की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे बात करेंगे 3 तरीके जिनकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो कौन से वो तरीके हैं वो देखते हैं। देखो, 3 तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने के। फर्स्ट इज़ बाय ऑब्जेक्ट लिटरल, सेकंड इज़ बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ठीक है। और थर्ड है आपका बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो देखते हैं किस तरीके से, तीनों तरीके से आप करते हो। और यहाँ पे एग्जाम्पल ज़रूरी है देना, बिकॉज तीनों तरीक़ों से आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। फर्स्ट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट लिटरल।
द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल इज गिवन बिलो। आप किस तरीके से बनाओगे, देखो ऑब्जेक्ट लिखा जो उसका नाम है इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन उसकी वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी कॉलन उसकी वैल्यू फिर प्रॉपर्टी एन कॉलन उसकी वैल्यू, इस तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। एज वी कैन सी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इज सेपरेटेड बाय द कॉलन। आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन लगाना पड़ेगा। लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा, इसमें EMP ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट है। EMP इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर ID कॉलन 102 कॉमा नेम कॉलन श्याम कुमार कॉमा सैलरी कॉलन 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने 3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, ID नेम और सैलरी। किसी भी एम्प्लॉय के पास 3 प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी ID हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है। प्रॉपर्टीज़ तो और भी हो सकती है, यहाँ पे आप कितनी भी प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हो, N प्रॉपर्टी डाल सकते हो, कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाओगे यूजिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करनी है इनकी वैल्यू ऑन द स्क्रीन ऑन द वेब पेज, तो कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाओगे, ब्रैकेट में EMP.ID। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो आप डॉट लगाओगे, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, डॉट ऑपरेटर, ठीक है, इसका इस्तेमाल करोगे और क्या करोगे, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लोगे। तो EMP.ID प्लस यहाँ पे क्या है, ये स्पेस के लिए थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेस के लिए, ठीक है, प्लस स्पेस आएगा, फिर प्लस EMP.name, फिर प्लस का मतलब यहाँ पे कंकैटिनेशन करने के लिए बेसिकली, ठीक है, फिर थोड़ा स्पेस प्लस EMP.salary। तो EMP.name करके EMP.salary और EMP.ID से हमने इनकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो स्क्रीन पर क्या आएगा, स्क्रीन पे ऐसे लिखा हुआ आएगा 102, जो इसकी ID है वो आ गया, नाम आएगा श्याम कुमार, 1 मिनट, श्याम कुमार, और क्या आएगा 40,000, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड तरीके की बात करेंगे यहाँ पे, बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके आप कैसे ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। देखो द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे सिंटेक्स बदल गया, 3 तरीकों में से आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करोगे आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे तीनों तरीके डिस्कस करने हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आप लगाओगे वेर, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट कैपिटल में लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये आपका सेकंड तरीका है। फर्स्ट तरीके में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर आपने प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखा, कॉमा लगा के, और एंड में सेमीकोलन लगाया था करली ब्रेसेस बंद करने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको वेर लगाना है, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू और ऑब्जेक्ट आपका कैपिटल में होगा O और ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। तो ये आपका सेकंड तरीका है, ठीक है। हेयर न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया है आपने यहाँ पे, वेर EMP इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट EMP.ID। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया, देखो सेम तरीका है ना, वेर लिखा, EMP नाम ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू न्यू लगाया और ऑब्जेक्ट लिखा। अब एम्प्लॉय की ID में 101 डलवा दिया, एम्प्लॉय का नेम रवि मलिक, एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके EMP.ID, EMP.name और EMP.salary लिखवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप EMP के साथ डॉट लगा के कितनी भी प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो EMP.family members, तो इसके फैमिली मेम्बर्स मान लो 4 है, तो EMP.family member इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से आप और भी प्रॉपर्टीज़ एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे लिख सकते थे। इन तीनों के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। अब बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ तरीके की, जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को बना सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हेयर यू नीड टू क्रिएट द फंक्शन। आपको यहाँ पे फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आर्ग्यूमेंट्स के साथ।
ईच आर्ग्यूमेंट वैल्यू कैन बी असाइंड इन द करंट ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस कीवर्ड, और हर एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को आप ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो दिस कीवर्ड के साथ। कौन सा कीवर्ड? दिस कीवर्ड के साथ। द दिस कीवर्ड रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। एक बात याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो दिस कीवर्ड होता है ना, वो आपके करंट ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। आपके पास कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन करंट ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट लिखा, फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखना पड़ता है पूरा। फंक्शन EMP नाम है फंक्शन का, ब्रैकेट में इसकी क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम लिखा EMP, अब ब्रैकेट में ID नेम और सैलरी, ये तीनों क्या है, इसकी आर्ग्यूमेंट है। दीज 3 आर आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद अब दिस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को डलवाएंगे ऑब्जेक्ट में। तो दिस डॉट ID इज इक्वल टू ID, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। अब यहाँ पे क्या किया, इधर देखो, यहाँ पे पहले फंक्शन बना दिया। फंक्शन की बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रेसेस का, तो इतना हमारा फंक्शन बन गया। यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब E इज इक्वल टू, यहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट, E इज इक्वल टू न्यू EMP। अब 103 विमल जायसवाल और 30,000, ये सारे जो वैल्यू है ना, ये आपकी कहाँ चली गई, ID में, नेम में और सैलरी में, क्योंकि दिस डॉट ID इज इक्वल टू ID। तो दिस की जो ID थी 103, वो इसी के ID में चली गई। दिस का जो नाम था वो इसके नाम में चला गया, और दिस की जो सैलरी थी वो इसकी सैलरी में चली गई, बिकॉज दिस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि E डॉट ID, E डॉट नेम और E डॉट सैलरी। तो इस तरीके से यहाँ पे 103 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विमल जायसवाल और यहाँ पे आ जाएगा 30,000। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन सी की। यहाँ पे 2 पार्ट है। फर्स्ट इज नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, और सेकंड पार्ट में एक्स क्वेरी को एक्सप्लेन करना है। तो पहले बात करेंगे नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे XML में नेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आप जानते हो कि XML की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप डेटा को ना ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हो, बल्कि उसको स्टोर कर सकते हो और उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर हम बात करें HTML की, तो वहाँ पे सिर्फ आप डेटा को स्टाइल करने के बारे में ही बात करते हो, लेकिन XML के साथ हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये आपके XML और HTML के साथ जुड़ के आपका वेब पेज और भी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें नेस्टिंग की, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट। तो आप जानते हो XML के अंदर एलिमेंट्स अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, हर एक एलिमेंट को किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ काम करना पड़ता है। तो ऑल द एलिमेंट्स नीड टू बी कंटेन्ड विद इन अ हायरार्की ऑफ एलिमेंट्स दैट बिगिन्स विद द रूट एलिमेंट। ठीक है, तो रूट एलिमेंट के साथ आपके XML डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है और उसके अंदर हायरार्की बनती है और एलिमेंट्स आते रहते हैं। So in a nutshell, if you have 3 elements in your XML document, the root element must contain the other 2. अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो आपके रूट एलिमेंट के अंदर वो 2 एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, रूट एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है आपके XML में। XML के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर M2R5 की, तो वहाँ से आप देख सकते हो XML को इन डिटेल में। ठीक है, सो द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इज़ टू simply get into an valuable habit when marking up an XML document. When you create a start tag for an element, immediately create the end tag. तो ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि जैसे ही आपने किसी भी एलिमेंट के लिए स्टार्ट टैग क्रिएट किया, आप तभी उसका एंड टैग भी क्रिएट कर दो, ताकि आपको बाद में ये समझना मुश्किल ना हो जाए कि कहाँ पे किस एलिमेंट को आपको एंड करना है। ठीक है, और अनदर एलिमेंट कैन एग्जिस्ट विद इन द एलिमेंट, और जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना, वो उस स्टार्ट टैग और उस एंड टैग के अंदर आते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी नेस्टिंग प्रॉपर हो पाएगी। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्रॉपर नेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे शुरू किया मैसेज को। तो मैसेज जो आपका है, ये आपका बन गया रूट एलिमेंट, जिसके अंदर आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे, पूरी हायरार्की बनेगी एलिमेंट्स की यहाँ पे। तो ये आपका रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट, और ये एक ही होता है एक XML डॉक्यूमेंट के अंदर।
मैसेज के अंदर हेडर आएगा, हेडर के अंदर फ्रॉम, और ये टू है, मतलब बेसिकली हम एक मेल लिख रहे हैं, तो फ्रॉम मतलब कहाँ से ये पर्टिकुलर मेल आई है, तो olevelgsadda@.com, सपोज ये कोई मेल आईडी है, यहाँ से एक मेल आई है किसे, olevelgsadda@.com को, ठीक है। तो दोनों सेंडर रिसीवर सेम ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑन XML, सब्जेक्ट बंद कर दिया, फिर हेडर को बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी बंद करी, और मैसेज को फाइनली बंद किया। तो आप देखो किस तरीके से यहाँ पे नेस्टिंग का यूज़ किया गया है। जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट को खोला गया है उसे बंद कर दिया गया है। जैसे कि हेडर के अंदर फ्रॉम खोला तो फ्रॉम को पहले बंद किया, फिर टू खोला, टू बंद किया, सब्जेक्ट खोला, इसे बंद किया, एंड देन हेडर को बंद किया, फिर बॉडी स्टार्ट करी, बंद किया, और सबसे एंड में आपका रूट एलिमेंट क्लोज होगा। तो स्टार्ट टैग और एंड टैग आपको इस तरीके से लगाना है कि आपके नेस्टिंग ऑफ XML एलिमेंट्स प्रॉपर हो सके, ठीक है। अब देखो, दिस मार्कअप वुड बी रॉन्ग इफ़ द एलिमेंट्स वर नॉट नेस्टेड प्रॉपरली, द फॉलोइंग विल जनरेट एरर। अगर आपने नेस्टिंग सही तरीके से नहीं करी है तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा और एरर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्या हुआ है, मैसेज स्टार्ट हुआ, हेडर फ्रॉम olevelgsadda@.com, फ्रॉम बंद कर दिया। अब टू आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, olevelgsadda@.com, फिर आपने टू को बंद नहीं किया, आपने सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर दिया, स्टार्ट करा ऑन XML, फिर टू आपने यहाँ बंद किया, और इसके बाद आपने हेडर को बंद कर दिया, और फिर आपने सब्जेक्ट को बंद कर दिया। तो ये गलत है। देखो, आपने टू को यहाँ बंद किया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। टू के अंदर सब्जेक्ट मान लो आपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने हेडर के बाहर इसे बंद किया, ये तो गलत है ना, क्योंकि हेडर आपका क्या था, आउटर एलिमेंट था, हेडर को आपको बाद में बंद करना था, लेकिन आपने क्या करा, सब्जेक्ट को बाद में बंद कर दिया। तो ये आपका गलत हो गया, नेस्टिंग यहाँ पे होगी गलत। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगी एरर। फिर आपने क्या किया, बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी बंद करी, मैसेज को बंद किया। तो नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपर इन अ वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट के लिए आपको नेस्टिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। नेस्टिंग का सिंपल मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, इस तरीके से आए कि उनका स्टार्ट और एंड टैग प्रॉपरली बंद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे और है, देखो, the preceding code contains an example of an element with another element as content and as element with character data as content. You could also have empty element mixed in. तो यहाँ पे वही सेम सा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे एक बार आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि अगर आपको नेस्टिंग करनी है प्रॉपर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे मार्कअप बंद होना चाहिए, जो मार्कअप खुला है वो बंद भी होना चाहिए, और अगर आपने ढंग से नेस्टिंग नहीं करी तो XML जो पार्सर है, जो आपके डॉक्यूमेंट को वैलिडेशन देता है, वो वहाँ पर एरर ला देगा, और आपके क्या हो जाएंगे, जो रूल है ना DTD के, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, इसके रूल्स क्या हो जाएंगे, वॉयलेट कर जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। तो ये सब एक बार आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब लास्ट इसका जो पार्ट था वो था एक्स क्वेरी। एक्स क्वेरी क्या होता है, व्हाट इज़ एक्स क्वेरी, क्वेश्चन था आपका। देखो, एक्स क्वेरी इज़ अ फंक्शनल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द XML फॉर्मेट। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन XML फॉर्मेट में स्टोर है, उस इंफॉर्मेशन को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्वेरी करनी पड़ेगी। तो XML फॉर्मेट के डेटा से क्वेरी करने के लिए आपको एक्स क्वेरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। इट इज़ सेम एज फॉर XML व्हाट SQL इज़ फॉर डेटाबेसेस। आपने शायद सुना होगा कि डेटाबेस में क्वेरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं SQL लैंग्वेज का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो इट वाज डिज़ाइंड टू क्वेरी XML डेटा। एक्स क्वेरी का मतलब क्या है, आपके XML डेटा से क्वेरी करने वाली लैंग्वेज, ठीक है। क्वेरी मतलब क्या होता है, आपको जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आपको रिट्रीव करना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से आपको जो डिज़ायर्ड चाहिए उसको निकालने को बोलते हैं क्वेरी करना, आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए। एक्स क्वेरी वॉज डिज़ाइंड बाय W3C, क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो आपके स्टैंडर्ड्स को बनाती है। इसने इसको डिज़ाइन किया था इन 2007। इट बिकेम द W3C रिकमेंडेशन ऑन जनवरी 23, 2007। एक्स क्वेरी 3.0 इज़ अ W3C रिकमेंडेशन ऑन, कहाँ से, आपका अप्रैल 8, ठीक है।
अब देखो एक्स क्वेरी इज बिल्ट ऑन एक्सपाथ एक्सप्रेशन। एक्स क्वेरी आपकी एक्सपाथ एक्सप्रेशन पे बिल्ट हुई हुई है। इट इज़ अ W3C रिकमेंडेशन विच इज़ सपोर्टेड बाय ऑल मेजर डेटाबेसेस। आपके मेजर डेटाबेस इसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। The as it is definition of X query given by its official documentation is as follows। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इसकी जो डेफिनेशन दी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। X query is a standardized language for combining documents, databases, web pages and almost anything else। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करके आप कंबाइन करते हो डॉक्यूमेंट्स को, डेटाबेस को, वेब पेजेस को और किसी भी चीज़ को। It is very widely implemented. It is powerful and easy to learn. XQuery is replacing proprietary middleware languages and web application development languages। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और ये आपके बाकी सभी लैंग्वेज को रिप्लेस कर रही है। XQuery is replacing complex Java और C++ प्रोग्राम with a few lines of code। XQuery आपके बड़े बड़े Java और C++ के प्रोग्राम्स को रिप्लेस कर रही है बिकॉज ये छोटे छोटे लाइन्स के अंदर वही काम करके आपको दे देती है। XQuery is simpler to work with and easier to maintain than many other alternatives। सिंपल है और आसानी से काम इसमें हो जाता है। XQuery is a functional language which is responsible for finding and extracting elements and attributes from the XML documents। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके आप अपना डिज़ायर्ड जो भी आपका एलिमेंट है उसको फाइंड कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर से। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं? टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन टू यूज़ इन अ वेब सर्विस। सेकेंड, to generate summary reports। थर्ड, to transform XML data to XHTML। XML डेटा को XHTML में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? XQuery का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और लास्ट है आपका सर्च वेब डॉक्यूमेंट्स फॉर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना फॉर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये काम भी आपका XQuery करती है। तो इसी के साथ आपकी आज मैराथन जो क्लास थी फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप सो आपको पूरी क्लास अच्छी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप सबके लिए गेस्ट पेपर्स की इन्फॉर्मेशन है। आप गेस्ट पेपर्स लेके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड ये पेपर्स हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में विद आंसर कीज। हर मॉड्यूल के दो पेपर्स और यहाँ पे इस नंबर पे बात करके आप अपना पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मेरी जो मेहनत है वो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है आपको तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको कोई भी मेरी तारीफ़ करनी है तो आप कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो कल मिलेंगे मैराथन क्लास के साथ फॉर द मॉड्यूल M1R5। ठीक है, M1R5 के लिए मैराथन क्लास कल लेके आएंगे और आई होप सो आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। इस क्लास ने आपके पूरे मॉड्यूल को अच्छे से रिवाइज़ करवा दिया होगा। और अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक को रिवाइज़ कर लो ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या रही है हमेशा से कि आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में 30+ स्कोर करना है ताकि आप अच्छे नंबर से अपने मॉड्यूल को क्लियर कर पाओ। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप 25+ अपने मार्क्स रखो आउट ऑफ 60। ठीक है, 25 या 30 के बीच में मार्क्स रखो अपने यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप आराम से अपना मॉड्यूल क्लियर कर पाओ। अगर इस तरीके से करोगे डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो कल मिलते हैं मैराथन क्लास के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।